सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं सूरज कपूर की लिखी गीतों भरी कहानी बहुत देर कर दी। वाचन स्वर शेफाली कपूर का। विजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव पद पर था। वो हाईली एजुकेटेड और बहुत ही एम्बिशियस था। उसकी पत्नी कविता भी उसी की तरह पढ़ी लिखी, मेहनती और ईमानदार महिला थी और विजय की कंपनी में ही काम करती थी। दोनों पति पत्नी हर कदम पर एक दूसरे के साथ रहते थे और हमेशा टॉप पर ही पहुंचने की सोचा करते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। मेरे सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अब ना ये हाथ। ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ। अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है।
साल की सर्विस के बाद विजय का जनरल मैनेजर बनने का मौका आया था। विजय के अलावा एक और अधिकारी भी इस पोस्ट की रेस में शामिल था, लेकिन विजय और कविता दोनों को पूरा विश्वास था कि कंपनी का अगला जीएम विजय ही बनेगा। उस दिन बोर्ड की स्पेशल मीटिंग थी, जिसमें अन्य मसलों के साथ अगले जीएम की पोस्ट पर भी फाइनल मोहर लगनी थी। मीटिंग के बाद एक शानदार डिनर का भी आयोजन था, जिसकी जिम्मेदारी कविता को सौंपी गई थी। तुझे
अलावा कविता को शकुन की भी बहुत चिंता थी। वो शकुन जिसकी माँ ने कविता को उसके माँ बाप के जाने के बाद उसे बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला था, शकुन के बराबर ही उसे प्यार दिया था, उसे पढ़ा लिखा कर उसकी शादी भी कराई थी। शकुन की माँ की एक हादसे में मृत्यु हो जाने से शकुन घर में अकेली रह गई थी और उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसने शादी भी नहीं की थी। वो अपनी माँ और कविता दोनों से बेहद प्यार करती थी। शकुन उम्र में कविता से बड़ी थी। कविता ने कई बार उससे अपने साथ रहने को कहा, लेकिन वो कभी तैयार नहीं हुई। वो कहती थी कि इस घर में उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं और वो अक्सर अपनी माँ को अपने आस-पास महसूस करती थी। डाटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। तो डांटेगी ना माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ। दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ। अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। लाडो कुछ दिनों से शकुन की तबीयत खराब चल रही थी। डॉक्टर ने एक गंभीर बीमारी की चेतावनी दी थी। इस हालत में भी शकुन ने कविता के घर रहने से मना कर दिया। इस पर कविता ने उसकी देखभाल के लिए एक फुल टाइम मेड रख दी थी। वो खुद भी समय निकालकर करीब रोजाना ही फल, दवाएं वगैरह लेकर शकुन के घर चली आती थी और फोन से भी हालचाल लेती रहती थी।
उसने मेड को सख्त हिदायत दी थी कि वो रोज फोन करके शकुन का हाल उसे बताया करे। बोर्ड मीटिंग वाले दिन भी कविता शकुन के बारे में ही सोच रही थी। ऑफिस में बिजी होने की वजह से वो शकुन के घर भी नहीं जा सकी थी। इधर विजय अपने प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। कविता मीटिंग में जाने के मूड में नहीं थी। शकुन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब चल रही थी। कविता ने कई बार फोन किया, लेकिन उधर से उसे कोई जवाब नहीं मिला। इससे कविता की चिंता और बढ़ गई थी। विजय उससे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन कविता का कहना था कि उसने मीटिंग से रिलेटेड अपना सारा काम पूरा कर लिया है और अब वो घर पर ही रहेगी। पता नहीं कब शकुन के यहां से फोन आ जाए और उसे वहां जाना पड़े। चूंकि कविता का मोबाइल रिपेयरिंग में गया था, इसलिए शकुन की मेट कविता की लैंडलाइन पर ही फोन करती। विजय को कविता की ऐसी बातों से इरिटेशन होने लगता था। उसका कहना था कि कविता जरूरत से ज्यादा शकुन की देखभाल करती है और शायद इसीलिए शकुन भी पूरी तरह से उसी के ऊपर निर्भर हो गई है। विजय के बार बार साथ चलने की जिद करने पर कविता ने कहा कि शकुन का इस दुनिया में उसका अपना कहलाने वाला कविता के अलावा अब कोई नहीं। वो उसका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? विजय की जिद पर उसने कहा कि वो शाम को शकुन के यहां फोन करके पूछ लेगी। अगर शकुन को मदद की जरूरत होगी तो वो उस दिन न ही मीटिंग में जाएगी न ही पार्टी में जाएगी। वो सीधे शकुन के पास जाएगी। विजय ने कहा भी कि बोर्ड मीटिंग में उसके साथ कविता के न रहने से बोर्ड मेंबर्स के बीच गलत संदेश जाएगा और इससे उसके प्रमोशन पर रोक भी लग सकती थी। लेकिन कविता का कहना था कि जिसके घर में ही आग लगी हो वो होली भला कैसे खेल सकता है। विजय और कविता का बेटा राजेश बेंगलुरु में रहकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा था। राजेश भी अपनी लाइफ में आगे बढ़कर अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहता था। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये
विजय अब राजेश का सहारा लेता है और कहता है, कविता, तुम्हें कम से कम अपने बेटे के भविष्य के बारे में भी तो सोचना चाहिए। मैं जो इतनी भाग दौड़, दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, वो राजेश के भविष्य के लिए ही कर रहा हूं। और फिर शकुन से हमारा रिश्ता ही क्या है? क्या लगती है शकुन हमारी? विजय की ये बात सुनते ही कविता चौंक जाती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विजय उसकी दुखती रग पर ऐसी चोट करेगा। पल भर के लिए उसे लगा कि उसके मुंह में ताला लग गया है और वो कुछ भी नहीं बोल पाएगी। उसके दिमाग में बचपन के दिन कौंधने लगे। शकुन के साथ गुड्डा गुड़िया खेलना, शकुन की मां का दोनों को गोद में बैठकर प्यार से लोरी सुनाना, सब कुछ जैसे सिनेमा के पर्दे पर आने लगा। सब छुप गए? नहीं नहीं दीदी, एक मिनट। सब छुप जाओ आगे पीछे, मैं बैठी हूँ अखियाँ मीचे। सब छुप जाओ आगे पीछे, मैं बैठी हूँ अखियाँ मीचे। मैं आई, मैं आई। कैसी है ये दीदी भला, आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली। किसने? मैंने? नहीं तो। कैसी है ये दीदी भला, आँख में चोली, दाई आँख बंद की बाई आँख खोली। पकड़ गए तुम, छोड़ो बहाना, अब मैं छुपूंगी, मुझे ढूंढ के लाना। छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ, छुपा छुपी खेले आओ। चलो अब मेरी बारी है, देखो बेईमानी नहीं करना। हाँ
उसकी आंखें गीली हो गईं, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पाया और शांत स्वर में विजय से बोली, विजय, भले ही शकुन से मेरा खून का रिश्ता न हो, लेकिन उसकी मां ने जो कुछ भी मेरे लिए किया था वो इंसानियत, मानवता और प्रेम का ऐसा रिश्ता था जो खून के रिश्ते से भी बड़ा था। वो थोड़ा रुकी और फिर कहा, ठीक है, तुम अगर मुझे साथ चलने के लिए इतनी जिद कर रहे हो तो मैं शाम 7 बजे तक वेट करूंगी। अगर शकुन का फोन आता है तो मैं उसके यहां चली जाऊंगी, और अगर नहीं आता है तो मैं समझूंगी कि उसे आराम है और मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चलूंगी। राजेश की बात छेड़कर विजय ने कविता की दुखती रग पकड़ ली थी। कविता भी अपने बेटे राजेश को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की हाइट पर देखना चाहती थी और पढ़ाई पूरी करके वो बहुत जल्द विदेश भी जाने वाला था। कविता की बात से विजय को कुछ राहत मिली। वो जानता था कि मीटिंग में वो कविता के बिना कुछ नहीं कर सकता था। उसका प्रमोशन खटाई में पड़ सकता था और उसका जीएम बनने का सपना भी टूट सकता था। लेकिन अब वो खुश था। आखिर कविता उसके साथ चलने को तैयार हो गई थी, पर उसने तो 7 बजे तक इंतजार करने की शर्त लगा रखी थी। उससे विजय का दिमाग उलझ गया था। वो अच्छी तरह से इस बात को जानता था कि शकुन को अक्सर दौरा पड़ा करता था। यह खबर सुनकर कविता सब कुछ छोड़कर उसके पास भागी चली जाती थी। उसने सोचा कि अगर शाम 7 बजे तक शकुन के यहां से फोन आ गया तब क्या होगा। विजय सोच में डूब गया। वो कमरे में अकेला बैठा गौर से टेलीफोन की ओर देख रहा था। उसे लगा जैसे फोन की घंटी अब बजी, पर फोन की घंटी नहीं बजी। उसने घड़ी की ओर देखा। 6:30 का समय हो गया था, यानी और आधा घंटा। लेकिन इस बीच अगर घंटी बज गई तो, और अगर 7 बजे कार में बैठते ही घंटी बज गई तो, और इस तो ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। उसने अपने सर को एक जोर का झटका दिया और फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ये बात पहले उसकी समझ में क्यों नहीं आई, उसने सोचा। कविता अपने कमरे में थी, फोन विजय के कमरे में था। कविता के वहां आने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी। विजय ने सावधानी के साथ इधर उधर देखा, फिर जल्दी से फोन का रिसीवर उठाकर अलग रख दिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। विजय ने राहत की सांस ली। वो तैयार होकर बाहर आ गया। अब वो निश्चिंत हो गया था, लेकिन मन के किसी कोने में एक अपराध का भी बोध हो रहा था कि उसने जो किया, क्या वो अच्छा किया? क्या यही करना सही था? क्या ये अपनी पत्नी के साथ, उसके विश्वास और उसकी भावनाओं के साथ विश्वासघात नहीं था? लेकिन उसने फिर अपने को ये कहकर संतुष्ट कर लिया कि अपने और अपने बेटे के लिए इतना सब करना विश्वासघात नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर शकुन के यहां से मेरे मोबाइल पर फोन आया तो? विजय एक बार फिर इस तो से घबरा गया। उसने कुछ सोचा, फिर उसने अपने मोबाइल का स्विच ऑफ करके वहीं फोन के पास रख दिया। उसने सोचा कि मीटिंग में उसके फोन की कोई जरूरत ही नहीं होगी, और अगर जरूरत पड़ी तो वहां उसका पर्सनल फोन भी है। उसने चैन की सांस ली। 7 बजे वो कार में बैठ गया था। कविता भी तैयार होकर कार के पास आ चुकी थी। तभी वो ध्यान से कुछ सुनने लगी, शायद फोन की घंटी। विजय घबरा जाता है, पर उसे यकीन था फोन का रिसीवर ऑफ था, इसलिए घंटी बजने का कोई सवाल ही नहीं था। मोबाइल भी ऑफ था। आंखों में सुनहरे सपने लिए कविता भी गाड़ी में बैठ चुकी थी। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं।
तेरी 100 दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी 100 दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर, ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर, ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मुझसे कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ला 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 la 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 स्टार्ट होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। अचानक कविता चौंक उठी और विजय की ओर देखकर बोली, विजय, अपना मोबाइल चेक करो, शकुन का कोई मैसेज तो नहीं आया? विजय एक बारगी चौंका, फिर बोला, हाँ हाँ देखता हूं। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर कविता की ओर देखकर बोला, ओह माय गॉड, क्या हुआ? कविता बोली, मोबाइल तो मैं घर पर ही भूल आया। क्या? कविता बोली, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो? सॉरी, विजय बोला, लेकिन डोंट वरी, हम ऑफिस पहुंचकर वहां से फोन करके शकुन का हाल ले लेंगे। मीटिंग में विजय को जीएम की पोस्ट देने की घोषणा कर दी जाती है। विजय खुशी से झूमता कविता को अपने गले से लगा लेता है और फिर सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था।
प्यारे प्यारे लम्हे, प्यारी प्यारी बातें, सपनों के दिन है, सपनों की रातें। हो गूंजे हैं दिल के तराने, मचले हैं गीत सुहाने, बहके हैं सारे दीवाने, तो नचो नचो all night. Where's the party tonight? Somewhere down the road. Where's the party tonight? On the dance floor. सपनों के दिन है, सपनों की रातें. Where's the party tonight? Dance with me, baby. Won't you dance with me all night? Won't you party, party, party? Won't you burn the floor all night? Not your life. Wanna not your life. Do you feel alright? Wanna not your life. प्यारे प्यारे लम्हे, प्यारी प्यारी बातें, सपनों के दिन है, सपनों की रातें। हो गूंजे हैं दिल के तराने, मचले हैं गीत सुहाने, बहके हैं सारे दीवाने, तो नचो नचो all night. Where's the party tonight? Somewhere down the road, Where's the party tonight? on the dance floor. वो सपनों के दिन है, सपनों की रातें। Where's the party tonight? I wanna go dancing, take you out. I wanna go dancing, let's scream and shout. I wanna go dancing, take you out. I wanna go dancing, let's scream and shout. जो मेरी मंजिल था, पागल जिस पे दिल था, हाँ वो मुझे मिल गया। फूल जो महका था, जिस पे दिल बहका था, बाहों में वो खिल गया। महकी है प्यार की राहें, बहकी है सारी निगाहें, फैली है ख्वाबों की बाहें, तो नचो नचो all night. Where's the party tonight? Somewhere down the road. Where's the party tonight? On the dance floor. वो सपनों के दिन है, सपनों की रातें. Where's the party tonight? Not your life. Get it right. Not your life. Get it right. मेरी ये कहानी जिसकी हूँ दीवानी, वो है दीवाना मेरा। जो है दिल की रानी, उसको भी ज़बानी याद है बताना मेरा। वो पूरी हुई कोई कहानी, मिल गई दिल की निशानी, झूम उठी ये जिंदगानी, तो नचो नचो all night. Where's the party tonight? Somewhere down the road. Where's the party tonight? On the dance floor. वो सपनों के दिन है, सपनों की रातें. Where's the party tonight? Where's the party tonight? Somewhere down the road. Where's the party tonight? On the dance floor. वो सपनों के दिन है, सपनों की रातें. Where's the party? दोनों बहुत ही खुश थे और कार में ही भविष्य की योजनाएं बनाते हुए वापस लौटते हैं। अगले महीने छुट्टियों में विजय का कश्मीर घूमने जाने का प्रोग्राम था। वो अपने साथ शकुन को भी ले जाने को तैयार हो जाता है। शकुन के प्रति इतनी आत्मीयता कविता ने पहली बार विजय के अंदर देखी थी।
उसने उत्सुकता से विजय की आंखों में देखकर पूछा, क्या हम सचमुच कश्मीर चलेंगे शकुन के साथ? विजय मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है और कविता झीलों की नगरी के ख्वाबों में खो जाती है। देखो देखो क्या मैं देखूं? सोचो 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 मैं क्या? सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। हम जो देखे सपने प्यारे सच हो सारे, बस और क्या। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। हम जो देखे सपने प्यारे सच हो सारे, बस और क्या। खुशबुओं की दीवारें, हम जहाँ बैठ के चैन से दिन गुजारें। हाँ, फर्श हो प्यार का, खुशबुओं की दीवारें, हम जहाँ बैठ के चैन से दिन गुजारें। पलकें उठे पलकें झुके, देखे तुझे बस ये नजर। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों पे अपना एक घर हो। बर्फ हो सर्दियों का हो मौसम, आग के सामने हाथ सेकते हो हम। बर्फ ही बर्फ हो सर्दियों का हो मौसम, आग के सामने हाथ सेकते हो हम। बैठी रहूं आगोश में, रख के तेरे कांधे पे सर। सोचो के झीलों का शहर हो, लहरों
पैरों पे अपना एक घर हो, हम जो देखें सपने प्यारे सच हो सारे, बस और क्या। घर पहुंचकर विजय सबसे पहले अपने कमरे की ओर दौड़ा। उसे डर था कि कहीं उसके पहले ही कविता उसके कमरे में पहुंचकर फोन का रिसीवर अलग रखा न देख ले। कमरे में पहुंचकर विजय ने देखा रिसीवर वैसे ही अलग रखा हुआ था। उसने चैन की सांस ली। वो रिसीवर उठाकर फोन पर रखने ही वाला था कि तभी उसे लगा कोई कार बहुत तेज स्पीड से चलती आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो। कार से उतरने वाले ने कार का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया जैसे वो अलग हो जाएगा। बाहर जो कोई भी था वो इतना घबराया हुआ लग रहा था कि उसे कॉल बेल बजाने तक की सुध नहीं थी। वो जोर जोर से दरवाजा पीटता हुआ विजय विजय चिल्ला रहा था। विजय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। बाहर कौन है और वो इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? क्या शकुन? अगर शकुन को कुछ हो गया तो कविता तो जहर ही खा लेगी और वो भी अपने को कभी माफ नहीं कर सकेगा। रिसीवर उसके हाथ से छूटकर मेज पर लटक गया। वो तेजी से नीचे भागा। नीचे विजय ने देखा तो सामने उसका दोस्त राजीव खड़ा हुआ था, जो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसका बेटा पीयूष भी राजेश के साथ बेंगलुरु में पढ़ता था। वो दोनों भी अच्छे दोस्त थे। क्या बात है राजीव, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है घर में? भाभी? राजीव की आवाज में भर्राहट थी। लगा जैसे वो जबरदस्ती बोल रहा हो। विजय, बेंगलुरु से मेरा बेटा शाम 7 बजे से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन बहुत ट्राई करने पर भी तुम्हारा फोन नहीं लगा। उसके बाद अस्पताल के एक डॉक्टर ने भी तुम्हें कई बार फोन किया, लेकिन तुम्हारा फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ था। उसके बाद मेरे बेटे ने मुझे फोन किया और उसने मुझे जो बताया वो सुनते ही मैं सीधा तुम्हारे पास चला आ रहा हूं। लेकिन पीयूष ने ऐसा क्या कहा फोन पर? और ये तुम डॉक्टर और अस्पताल की क्या बात कर रहे हो? लेकिन विजय की बात पूरी होने के पहले ही राजीव उसके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। विजय बुरी तरह से घबरा गया। शांत हो जाओ राजीव, शांत हो जाओ। बोलो बोलो बोलो, आखिर हुआ क्या? राजीव ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और किसी तरह रुआंसे स्वर में कहने लगा, तुम्हारा बेटा राजेश। उसकी बात पूरी होने के पहले ही विजय घबरा गया और राजीव के कंधे पकड़कर झकझोरते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे बेटे को? राजीव की आवाज कांप रही थी। वो बोला, राजेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर जा रहा था। रास्ते में किसी ट्रक के साथ उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। वो दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए और बेंगलुरु में हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, डॉक्टर का कहना है। क्या कहना है डॉक्टर का? क्या कहना है? बोलो राजीव, क्या कहना है डॉक्टर का? विजय ने बदहवासी में पूछा। राजीव की आवाज में कंपन था। डॉक्टर ने कहा है राजेश के स्कल का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो काफी बड़ा और सीरियस है और कानूनन बिना गार्डियन की परमिशन के ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। लड़की के फादर से फोन पर कांटेक्ट हो गया, लेकिन राजीव की बात पूरी होने से पहले ही विजय तेजी से भागता हुआ अपने कमरे में पहुंच चुका था। विजय ने देखा फोन का रिसीवर वैसे ही मेज पर लटक रहा था। उसका मोबाइल भी वहीं पड़ा हुआ था।
उसने जल्दी से अपने मोबाइल को ऑन किया। उसमें एक ही नंबर से 10 मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। वो पूरी तरह से घबरा गया। उसने जल्दी से रिडायल किया और चीखता हुआ बोला, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बेटे राजेश का ऑपरेशन फौरन करो। उसकी जिंदगी बचाने के लिए जो भी हो करो। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। डॉक्टर, 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 आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इस बीच विजय की आवाज सुनकर कविता भी कमरे में आ गई थी। दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। विजय फिर चीखता है, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बेटे राजेश को। और बीच में ही डॉक्टर की गंभीर और ठंडी आवाज विजय के कानों में पड़ती है, सॉरी मिस्टर विजय, आपने बहुत देर कर दी। विजय का पूरा शरीर कांप उठा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे सब कुछ याद आने लगा। वो चीख उठा, हाँ, हाँ, मैंने ही फोन का रिसीवर ऑफ किया था। मैंने ही मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया था। ये मैंने क्या किया, क्या किया? अपने ही हाथों अपने बेटे को। वो फूट फूट कर रोने लगा और फिर अचानक उसने चीखते हुए अपने मोबाइल को उठाकर सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर दे मारा। कमरे में कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं और उन टुकड़ों पर दरवाजे पर स्तब्ध सी खड़ी कविता की आंखों से गिरते आंसू पड़ रहे थे। बाहर हो रही बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच विजय की चीखें खो जाती हैं, लेकिन उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती रही, बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, दुनिया छोड़ चले ये आज बिरह में सपने। मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज बिरह में सपने। खोए खोए नैनों में हैं उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले। 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते। जैसी इनके बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले।
दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर चले। दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले। बहुत देर कर दी। अभी आप सुन रहे थे सूरज कपूर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर था शेफाली कपूर का, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।